इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती है जो आने वाली सदियों का नसीब तय करती है। नवंबर 1989 दुनिया एक ऐसे मंजर की गवाह बन रही थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बर्लिन वॉल, जो 40 सालों के जुल्म और तानाशाही की सबसे बड़ी निशानी थी, आज आम जनता के हथौड़ों के आगे टूटकर बिखर रही थी। ईस्ट जर्मनी आज़ाद हो रहा था, लेकिन सालों तक केजीबी और सीक्रेट पुलिस के खौफ में जीने वाली उस जनता का दबा हुआ गुस्सा अब एक ज्वालामुखी बन चुका था। ये आज़ादी का जश्न तेजी से इंतकाम में बदल रहा था। 5 दिसंबर 1989 द्रेसडेन शहर। हजारों की पागल भीड़ ने पहले खौफनाक सीक्रेट पुलिस स्ताशी के ऑफिसर को तबाह किया। अब वो उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी जहां से इन सारे जुल्मों की तारें जुड़ी थी। केजीबी हेडक्वार्टर्स भीड़ में गेट को लगभग तोड़ चुकी थी। तभी उस मौत के सन्नाटे को चीरते हुए एक 37 साल का अकेला खुफिया एजेंट दरवाजा खोलकर ठीक उस आग बबूला भीड़ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर बर्फीली शांति थी। वो उनकी आंखों में देखता है और एक खौफनाक ब्लफ खेलता है। मेरे गार्ड्स के पास भारी हथियार है और उन्हें स्ट्रिक्टली शूट टू किल का ऑर्डर मिला है। एक कदम और गोलियां चल जाएंगी। भीड़ एक पल के लिए थितक जाती है। वो एजेंट तेजी से डार्क कॉरिडोर से भागते हुए सीधे मॉस्को कॉल घुमाता है बैकअप के लिए। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो उसकी आत्मा को झकझोर देता है। जवाब मिलता है, मॉस्को इज साइलेंट, वी कैन डू नथिंग। उस खौफनाक रात में जब एक पूरी सुपर पावर अपने घुटने टेक चुकी थी, वो अकेला आदमी अपनी पोस्ट पर चट्टान की तरह खड़ा था। उसने अपने ही हाथों से केजीबी के सारे टॉप सीक्रेट राज बेसमेंट की भड़कती भट्टी में झोंक दिया। उस आग की लपटों में जलकर राख हो रहा था एक वफादार सिपाही का भरोसा। मॉस्को के उस धोखे ने उस आदमी के अंदर हर डर और रहम को हमेशा के लिए जलाकर फौलाद बना दिया। उस रात उन जलते शोलों की राख से एक ऐसे ब्रूटल और इनविंसिबल दिमाग का जन्म हुआ जिसके आगे पूरी दुनिया का नसीब झुकने वाला था। क्योंकि उस रात उन लपटों के आगे और मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा वो अनजान सिपाही कोई आम केजीबी ऑफिसर नहीं था, वो था व्लादिमीर पुतिन। आज देश की असलियत पर हम किसी आम नेता की बायोग्राफी नहीं लाए हैं। आज हम उतरेंगे एक ऐसे इंसान के दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में जिसने एक पूरे देश को अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस एजेंसी में बदल दिया। कैसे उसने दुनिया के सबसे ताकतवर अरबपतियों को अपने सामने घुटनों पर ला दिया, और आखिर क्यों केजीबी का ये पुराना खिलाड़ी आज पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। ये सफ़र है एक अकेले खुफिया एजेंट के अल्टीमेट रूलर बनने का। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो असलियत सामने आएगी वो आपके होश उड़ा देगी। और दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स, पार और हिस्ट्री के इन अंधेरे राजों को समझने की हिम्मत रखते हैं तो देश की असलियत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो सच और डीप एनालिसिस मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाता है वो हम यहाँ दिखाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक खुफिया एजेंट एक दिन में नहीं बनता। पुतिन के इस फौलादे दिमाग की नींव रखी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेनिनग्राड की भूखी और तबाह हो चुकी सड़कों पर वहां सड़क के गुंडों के बीच पले बड़े पुतिन ने एक सबक जल्दी से सीख लिया था। अगर लड़ाई तय है तो पहला मुक्का तुम्हें ही मारना होगा। जूडो और मार्शल आर्ट्स ने उसे डिसिप्लिन दिया, लेकिन केजीबी ने उसे हथियार बनाया। साल 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद से ही रशिया तबाही के रास्ते पर था। इकोनॉमी बर्बाद थी, माफिया सरेआम सड़कों पर खून बहा रहे थे। बीमार प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन और उनके करीबी अरबपतियों को डर था कि सत्ता हाथ से गई तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उन्हें किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो पार में आकर उन्हें बचा सके, एक वफादार आदमी, एक फिक्सर। और यहाँ एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की, जो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर का एक खामोश पर असरदार फिक्सर बन चुका था। येल्त्सिन के इनर सर्किल ने इस रूथलेसली इफेक्टिव एजेंट को पहचान लिया। 1998 में उसे एफएसबी, जो केजीबी का ही नया रूप था,
उसका चीफ बनाया गया और अगस्त 1999 में इस अनजान एजेंट को सीधा रशिया का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। लेकिन उसकी अप्रूवल रेटिंग 0 थी। एक अल्टीमेट लीडर बनने के लिए उसे एक ऐसी तबाही की ज़रूरत थी जो देश को डर से हिला दे। सितंबर 1999 मॉस्को और बाकी शहरों में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में एक के बाद एक खौफनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुए। सोते हुए 300 से ज्यादा मासूम रूसी नागरिक मारे गए। पुतिन ने टीवी पर आकर इसका इल्जाम चेचेन आतंकवादियों पर लगाया। उसने ऐलान किया, हम आतंकवादियों को टॉयलेट में भी ढूंढकर मारेंगे। उसने कर दिखाया। उसने चेचनिया की कैपिटल ग्रोन्जी पर ऐसी ब्रूटल वार शुरू की कि शहर खंडर में बदल गया। रातों रात पुतिन एक अनजान नेता से नेशनल सेवियर बन गया। साल 2000 में इसी हीरो इमेज के दम पर वो रशिया का अनडिस्प्यूटेड प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन असलियत कुछ और थी। बाद में एक्स केजीबी और एफएसबी एजेंट्स ने सबूत के साथ बताया कि ये बॉम्बिंग्स आतंकवादियों ने नहीं, एफएसबी ने खुद करवाई थी। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अपने ही सोते हुए मासूम लोगों को बॉम्ब से उड़ा दिए गए, सिर्फ इसलिए ताकि एक आदमी को सत्ता के शिखर पर बिठाया जा सके। प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते ही अगस्त 2000 में पुतिन के सामने उसका सबसे बड़ा टेस्ट आया, कुर्स्क न्यूक्लियर सबमरीन का बेरेंट सी में डूबना। समुद्र की गहराई में 118 रूसी नौसैनिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन पुतिन अपनी समर वैकेशन मनाता रहा। उसने शुरुआत में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मदद यानी इंटरनेशनल रेस्क्यू को रिजेक्ट कर दिया। जब तक मदद पहुंची सभी सेलर्स मरे जा चुके थे। रशिया की इंडिपेंडेंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ने पुतिन की इस लापरवाही को नंगा कर दिया। नेशनल टीवी पर डेट सेलर्स की माओं ने पुतिन को झूठा और कातिल कहा। ये पुतिन के पॉलिटिकल करियर की पहली सबसे बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन एक केजीबी दिमाग अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलता। इस घटना ने पुतिन को एक खौफनाक सबक दिया, सत्ता चलानी है तो सच को कंट्रोल करना होगा। कुर्स्क डिजास्टर के तुरंत बाद पुतिन ने एक एक करके देश के सारे बड़े इंडिपेंडेंट टीवी नेटवर्क्स पर आर्म्ड रेड्स करवाई। उनके मालिकों को अरेस्ट किया गया या देश से भगा दिया गया। रातों रात पूरी रशियन मीडिया स्टेट कंट्रोल में आ गई। अब टीवी पर सिर्फ वही दिखाता है जो क्रेमलिन चाहता है। रशियन आम जनता की ब्रेन वॉशिंग का सबसे बड़ा खेल यहीं से शुरू हुआ था। मीडिया को काबू करने के बाद पुतिन की नज़र उन 7-8 लोगों पर पड़ी जो उस वक्त का रशिया चला रहे थे। इन्हें कहा जाता था द ओलिगार्ड्स। इन अरबपतियों ने सोवियत यूनियन टूटने के बाद देश के तेल और माइनिंग सेक्टर को कोरियों के दाम पर खरीद लिया था। पुतिन ने इन्हें क्रेमलिन बुलाया और एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया, अपनी दौलत अपने पास रखो, लेकिन मेरी पॉलिटिक्स और सत्ता से दूर रहो। लेकिन रशिया का सबसे अमीर आदमी यूकोस ऑयल का मालिक मिखाइल खोदरकोव्स्की नहीं झुके। उसने पुतिन की सरकार को करप्ट बताया। 25 अक्टूबर 2023 साइबेरिया के एक एयरपोर्ट पर खोदरकोव्स्की का जेट लैंड करता है। अगले ही पल स्पेट्सनाज कमांडोज ने उसे बंदूक की नोक पर अरेस्ट कर लिया। उसे कोर्ट में एक लोहे की पिंजरे में खड़ा कर दिया गया। उसकी कंपनी को टुकड़ों में काट दिया गया और उसे 10 साल के लिए साइबेरिया की खौफनाक जेल में भेज दिया गया। इस एक झटके ने पूरे रशिया में खौफ की ऐसी लहर दौड़ा दी कि बाकी सारे अरबपति घुटनों पर आ गए। सब समझ गए अब रशिया में पैसा नहीं, सिर्फ पुतिन बोलता है। जब देश के अंदर विरोध कुचल दिया गया तो नजर उन पर पड़ी जिन्होंने रशिया छोड़ दिया था। केजीबी का नियम है, दुश्मन को इज्जत दी जा सकती है लेकिन गद्दार को सिर्फ मौत मिलती है। अलेक्जेंडर लिटविनेंको एक एक्स एफएसबी एजेंट जिसने 1999 बॉम्बिंग्स की सच्चाई दुनिया को बताई थी, लंदन में भाग गया था। 1 नवंबर 2006 को लंदन के मिलेनियम होटल में उसकी ग्रीन टी में पोलोनियम 210 मिलाया गया। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ रेडियोएक्टिव पॉइजन्स में से एक है जो सिर्फ टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर में बनता है।
ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्जीक्यूशन था। अलेक्जेंडर लिटविनेंको के जिस्म के अंदर एक छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुका था। ये एक मैसेज था, तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हारी मौत पूरी दुनिया देखेगी। लिटविनेंको तो सिर्फ शुरुआत था। इस लिस्ट में आगे जाकर शामिल हुए एलेक्सेई नावल्नी, पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नेता। उन्हें पहले नोविचोक नर्व एजेंट से मारने की कोशिश की गई और अंत में एक आर्कटिक पेनल कॉलोनी में उसकी रहस्यमय मौत हो गई। आज इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे सडन रशियन डेथ सिंड्रोम कहा जाता है। खिड़कियों से गिरना, गोली लगना या अंडरवेयर में जहर मिलना, केजीबी का दरिंदा अंधेरे में बैठकर शिकार कर रहा है। अब हम जियोपॉलिटिक्स के उस चक्रव्यूह में उतरेंगे जिसने आज पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की आग के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर अचानक व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन की इतनी ऑब्सेशन क्यों हो गई? मीडिया इसको अहंकार कहता है, लेकिन केजीबी दिमाग के मुताबिक कहानी ज्योग्राफी में छिपी है। पुतिन ने कहा था सोवियत यूनियन का टूटना 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ था। उसका डर था अमेरिका और यूरोप का मिलिट्री अलायंस नेटो। एक एनाकोंडा सांप की तरह नेटो रशिया की तरफ बढ़ रहा था। यूक्रेन का नेटो में जाना पुतिन के लिए आखिरी रेड लाइन थी। इसके दो कारण थे। पहला, द बफर जोन। रशिया का वेस्टर्न बॉर्डर फ्लैट जमीन है। इतिहास में नेपोलियन और हिटलर यहीं से आए थे। रशिया को हमेशा दुश्मन के बीच एक बफर जोन चाहिए। अगर यूक्रेन नेटो में गया तो अमेरिकन मिसाइल्स मॉस्को के बेहद करीब होंगी। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, द वार्म वाटर पोर्ट। रशिया के समुद्री तट सर्दियों में जम जाते हैं, लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया में सेवास्तोपोल पोर्ट पूरे साल बर्फ से मुक्त रहता है। ये रशिया की ब्लैक सी फ्लीट का घर है। इसके बिना रशियन नेवी अपाहिज हो जाएगी। इसलिए 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया और 2022 में पूरे यूक्रेन पर धवा बोल दिया। ये एक अकेले केजीबी स्पाई की जिद और उसके देश के वजूद की लड़ाई है। जब हम इस खूनी खेल को देखते हैं तो सच्चाई साफ हो जाती है। दुनिया उसे तानाशाह या वॉर क्रिमिनल कहती है, लेकिन उसके अपने दिमाग में वो आज भी 1989 के द्रेसडेन का वही अकेला केजीबी ऑफिसर है। उसने कसम खाई थी कि वो अपने देश की तबाही दोबारा नहीं होने देंगे। मदर रशिया के वजूद के लिए वो रेडियो एक्टिव जहर दे सकता है या बारूद की बारिश कर सकता है। वो एक ऐसा देशभक्त बन चुका है जिसने अपनों को ही डर के साए में कैद कर दिया है। सच यही है दोस्तों, एक स्पाई मरते दम तक एक स्पाई ही रहता है। ये थी उस केजीबी स्पाई की असलियत जिसने दुनिया बदल दी। अब सवाल आपसे है, क्या उसका ये जुनून वर्ल्ड वॉर 3 लाएगा या उसकी साजिशें उसी का अंत करेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और देश की असलियत को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहे, सच पहचाने। जय हिंद।